नमस्कार दोस्तों। एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत की सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो हम ये डिस्कशन करते हैं हर हफ्ते कि हमारा भारत पहले कैसा था आजादी के टाइम पे, आज कैसा है और आगे आने वाले समय में 2047 में जब भारत के 100 वर्ष आजादी के पूरे होंगे तब तक कैसा होगा, हमारा क्या विजन है, हमने आज तक क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं और उनसे क्या क्या सीखा और आज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिससे कि आगे हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य अच्छा हो। एक राम राज्य की कल्पना की जा रही है 2047 के भारत में, तो उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, सभी चीजें, माइंडसेट, हमारा आपस में प्यार, हर हर एस्पेक्ट से काम हो रहा है। माइंडसेट डेवलप हो रहा है लोगों का, और आपस में मिलजुल कर चलने की भावना डेवलप हो चुकी है और लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज एक बड़ी खुशी के साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर से, जिनका नाम है मिस्टर अनुकूल मेहता। तो आपसे इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं उनको वेलकम करूंगा। नमस्कार अनुकूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद संजय जी। दोस्तों, अनुकूल जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनुकूल जी बाय प्रोफेशन बैंकिंग सेक्टर से हैं और अपने 12 साल के कैरियर में इन्होंने अपना अमेरिकन बैंक, एचएसबीसी बैंक, सनकॉर्प बैंक जैसे टॉप के इंटरनेशनल बैंक्स के साथ काम किया और 12 साल की जॉब के बाद इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, गाय पालन का, जो कि एक कंप्लीटली चेंज एस्पेक्ट है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाय को भारत में पूजा जाता है, चाहे रिलीजियस माइंड से कहें चाहे हेल्थ माइंड से कहें, गाय को पूजा भी जाता है, गाय गाय का गोबर की दवाएं भी बनती हैं। तो ऐसे में एक बैंकिंग सेक्टर से माइंडसेट चेंज होना, एक, मैं इसको चमत्कार ही कहूंगा। एक, जब तक एक गहरा इमोशन नहीं होता तब तक इतना बदलाव करना आसान नहीं है। डिसीजन, सबसे पहले तो डिसीजन लेना आसान नहीं है, डिसीजन लेने के बाद तो बदलाव किया जाता है, होता है। तो आज हम अनुकूल जी से ही सुनेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो अनुकूल जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। और जाहिर है डिसीजन तो अच्छा ही है, और आपने इतने इमोशंस के साथ आपने जो डिसीजन लिया है, आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले नमस्ते संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मेरा नाम अनुकूल मेहता है। मैं बेसिकली फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान हूँ, जिसे रूरल ट्राइबल प्लेस ऑफ बांसवाड़ा कहा जाता है। और मैंने मेरा स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से किया था। ग्रेजुएशन मैंने गुजरात अहमदाबाद से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली से किया था। उसको करने के बाद मुझे बैंक ऑफ अमेरिका से अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब पे मुझे जॉब मिली थी वहां पे, जिसमें हमारा क्रेडिट रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस का काम रहता था। बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने के बाद मैंने एचएसबीसी लंदन ऑफिस ज्वाइन किया। वहां पे मेरा कंसोलिडेशन और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का ही काम था, मेरा फाइनेंशियल्स बनाने का काम था। फिर एचएसबीसी बैंक से मुझे सनकॉर्प बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, जहां पे मुझे माइग्रेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का भी मौका मिला। वहां पे मैंने पूरा बैंकिंग मेरे अंडर था, वहां पे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट पूरा मेरे अंडर होता था। इवन रेगुलेटर से डीलिंग भी मेरे अंडर थी, और फाइनेंशियल्स मेरे अंडर पब्लिश होते थे। और जो हमारे ऑडिट पार्टनर थे केपीएमजी, उनसे ऑडिटिंग भी मेरी टीम के अंडर ही पूरा काम होता था। तो ऑलमोस्ट 12 इयर्स मैंने बैंकिंग सर्व किया है। और मैं जब जॉब छोड़ के आया तब मैं गुड़गांव रहता था। अपने छोटे भाई और उसके परिवार, हम दोनों भाई गुड़गांव साथ में रहते थे। फिर
मेरे ब्रदर का लंदन जाना हुआ, उसे कंपनी से, ब्लैक रॉक में था, उसे वहां से लंदन शिफ्ट किया गया। फिर मैं गुड़गांव में अकेला पड़ गया था और मुझे थोड़ा परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद था। तो मुझे वापस बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी पर मैंने चुना कि मैं अपने पेरेंट्स के पास आ जाऊं बांसवाड़ा। और हमने यहाँ पे हमारे गुरु माता जी, पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद लिया, उनसे आज्ञा ली। और पशु गायों के प्रति तो शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा लगाव था। तो हमने एक कैटल फार्मिंग, हमने एक प्रोफेशन चुना जिसमें हमने देसी पशुपालन का हमने काम चुना। और देसी में हमने गिर ब्रीड को हमने सिलेक्ट किया, जो कि गुजरात सौराष्ट्र की है। हमने मैं 2018 में रिजाइन करके बांसवाड़ा आया था। और नवरात्रि 2017 में पापा ने, हमने लगभग एक साल कंस्ट्रक्शन चला, 2016 से हमने गौशाला का पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। तो एक साल कंस्ट्रक्शन चला, ड्यूरिंग जॉब यहाँ पापा कंस्ट्रक्शन देखते थे। और 2017 नवरात्रि के अंदर हम 7 गाय से हमने काम शुरू किया था। और मई 2018 में जब फुली प्रोफेशनली इसको आके मैंने ज्वाइन कर लिया था पापा के साथ। तो जब हमने काम शुरू किया तो हमारे पास 7 गाय थी और 35 लीटर दूध से हमने शुरू किया था। आज हम लोग 240 लीटर दूध हम बांसवाड़ा में सप्लाई कर रहे हैं। और हमारे पास 70 काउ से 3 बुले और 80 बच्चे, अराउंड 150 टू 160 के अराउंड हमारे पास टोटल कैटल्स है। और मतलब हम बांसवाड़ा मोस्ट प्रीमियम मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। और हम लगभग 16 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हमारे आसपास गौशाला के जो आसपास गांव है, वहां से हमने 16 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। और भगवान कृपा से सब शांति से चल रहा है, गाय वाय सब अच्छी है। हम बांसवाड़ा में हमारे लगभग 240 में से 130 लीटर तो ऐसे पेशेंट कस्टमर्स हैं हमारे, जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे A2 मिल्क, जो कि देसी गाय A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो डॉक्टर रिकमेंडेशन पे वो लोग ये दूध ले रहे हैं। और जो हमें गायों की सेवा के साथ बीमार लोगों की सेवा का भी पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। तो उन सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और सब ठीक चल रहा है। पिछले 2 सालों से हमें बेस्ट पशुपालक का अवार्ड मिल रहा है, जो कि बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट से हमें पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में बेस्ट पशुपालक का अवार्ड और 25,000 का कंसोलेशन प्राइज हमको कलेक्ट्रेट द्वारा दिया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अस, व्हाट वी आर डूइंग हियर इन बांसवाड़ा। और सभी लोगों का मोटिवेशन, कॉपरेशन बहुत है। हमारे पास लगभग दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है अभी। हमने क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारे प्रोस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। हम बांसवाड़ा मोस्ट हाइजीन क्वालिटी मिल्क प्रोवाइड करते हैं बांसवाड़ा में। तो हमारे पास अभी मोर देन 100 लीटर तो मिल्क की डिमांड वेटिंग में है, जो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। और घी, हमारा घी हमेशा वेटिंग में रहता है। घी हमारा, दूध बचता है तो घी बन पाता है। घी हमारा 2,500 रुपए लीटर, जो कि मोस्ट प्रीमियम रेट है बांसवाड़ा में घी का भी, वो भी हमारे पास मतलब वेटिंग पे ही चलता है। मतलब लोगों का कॉपरेशन, मोटिवेशन और विश्वास बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर। और हमने उस ट्रस्ट को मेंटेन रखा है। इन ऑलमोस्ट 7 years वी आर डूइंग दिस वर्क। तो 7 साल से हमने इस चीज को मेंटेन करा और हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। धन्यवाद। थैंक यू अनुकुल जी, आपकी जर्नी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और बहुत ही, मैं समझता हूँ आपको, जो हमें काम वो करना चाहिए जिससे दिल की खुशी हो। और ये काम करके आपके चेहरे पे जो मैं खुशी देख रहा हूँ और जो आपकी दिल की खुशी को समझ सकता हूँ, फील कर रहा हूँ, ये एक अच्छा डिसीजन है आपका। क्योंकि जो गाय है वो हमारे हिंदू समाज में उसको पूजा जाता है। गाय को शुभ माना जाता है हर जगह। गौमूत्र को यूज किया जाता है, चाहे वो हम पूजा की दृष्टि से देखें, मतलब रिलीजियस की दृष्टि से देखें, या हम मेडिकल की दृष्टि से देखें, तो मतलब गाय में तो सभी देवताओं का वास माना जाता है, जैसा कि मैंने सुना है और उसमें देखा है, पढ़ा है मैंने। तो अब आज आपने जो जो ये अपनी जर्नी शेयर की, अब हम गाय को माँ के समान बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं, है ना। तो अब जो आपने प्रोफेशन चुना है उसमें आपका पैशन तो है ही है और एक इमोशन भी है। जैसे आपने बताया कि आप पेशेंट्स को भी वो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दुआएं मिल रही हैं, वो भी आपको बहुत एक अलग फील आती है। तो ये एक अलग ही चीज है जो बयान में नहीं आ सकती, फील की जा सकती है। तो एफआईआई की तरफ से मैं आपको एक, अभी क्योंकि मैं एफआईआई का आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं एक आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि एफआईआई हमेशा पूरी टीम आपके साथ है। आपको पता ही है एफआईआई जो है 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में प्रेजेंट है।
और हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल दीपक जैन जी तो देश सेवा में भी जुड़े हैं और हर काम में वो साथ निभाते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। तो एफआई की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट कहीं भी चाहिए तो एफआई की पूरी टीम आपके साथ है। पूरा आप भी एफआई का परिवार ही हैं, तो एफआई का पूरा परिवार आपके साथ है, ये मेरा आश्वासन है। अब इस Okay. आज का प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे दर्शकों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि आपने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने जॉब से पेरेंट्स के पास आना, पेरेंट्स के पास आकर अपना पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्वाइन करना, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें उसका जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा, बेस ही नहीं पता होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उस चीज का हमें सीखना पड़ता है। हम कोई भी प्रोफेशन अगर हम ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर के प्रोफेशन में आएंगे तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, उसको आपने कैसे उसको रिकवर किया या उसका सॉल्यूशन क्या किया, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। डेफिनेटली सर, ये हमारा मतलब पेरेंटल प्रोफेशन नहीं था, ये मैंने ही शुरू किया था स्टार्ट से। तो ओके। हाँ, तो शुरुआत हमने ही करी थी, हमें पशुपालन से हमारा कोई नॉलेज नहीं था पहले। तो मैंने ड्यूरिंग जॉब ही 1 साल पहले थ्योरेटिकल मैंने स्टडी किया है। मैं दिल्ली एनसीआर में लगभग 20-25 जो गौशाला है या डेयरी फार्म से मैंने विजिट करी दिल्ली एनसीआर के अंदर। फिर जब हमने ब्रीड सिलेक्ट करी कि हमें गिर ब्रीड लेना है, तब मैंने गुजरात सौराष्ट्र लगभग 3 से 4 महीने सौराष्ट्र जाके रहा मैं, जहां पे मैंने जो ब्रीडर्स थे गिर के, उनके साथ समय स्पेंड करा और मैंने सीखा कि कैसे गिर को पाला जाता है, कैसे इसको रखा जाता है, ये सारी चीजें। और जब अल्टीमेटली इस काम में आए तो पढ़ा लिखा जो भी होता है वो इतना काम नहीं आता, पर प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपका काम आता है। तो स्टार्टिंग में तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। हमारी काफी सारी गाय मर गई, मतलब काफी मर जाती थी डिलीवरी के बाद, हमें हैंडल नहीं करना आया, या मिल्क फीवर हो गया, हमें समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स आए पर डॉक्टर्स का इतना अच्छा में मतलब डॉक्टर्स का ऑपरेशन है, बट फिर भी शायद कुछ ना कुछ लैगिंग रहा, जहाँ पे हमारी गाय भी मरी, बच्चे ही मर रहे थे हमारे। स्टार्टिंग के 2-3 साल तो हमें काफी चैलेंजेस हमको देखने पड़े। पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने खुद ने स्टडी करना चालू किया, मतलब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और सिम्टम्स को हम कैसे रेमेडीज क्या मतलब पहले से प्रिकॉशन रेमेडीज क्या हो, पोस्ट सिम्टम हो जाने के बाद क्या रेमेडीज है, वो सारे हमने पढ़ पढ़ के और हाइजीन मेंटेन करते हुए गायों को पालना सीखा है प्रैक्टिकली। तो टचवुड उसके बाद से हमें कभी लास्ट 3 ईयर से तो मुझे याद भी नहीं कि बासुरा में हमको कोई डॉक्टर बुलाना पड़ा हो। पूरा पूरा काम मैं ही देख लेता हूँ। और जब अपने इंडिया में जब लंपी स्किन डिसीज आया था गायों के अंदर, जो कि मोस्ट क्रिटिकल था, काफी गाय उस टाइम मर गई, पूरे पूरे फार्म की गाय मर गई थी जिनको लंपी डिजीज हुआ, और बहुत चैलेंजिंग हो गया था। टचवुड उस टाइम हमारे यहाँ एक भी लंपी का केस नहीं था पूरे गौशाला में। हमने ऑलरेडी प्रिकॉशनरी जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो सारी चीजें छटवाना और वो सब देखना, वो सब हमने पहले से ही ध्यान रखना प्रिकॉशनरी चालू कर दिया था, जिससे कि हमारे यहाँ एक भी डिजीज नहीं आया। जबकि हवा में वो बीमारी थी, हमारे गौशाला के आसपास भी जितने पशु थे वहां भी सबको लंपी डिजीज हुआ था, पर हमारे गौशाला में टचवुड बीमारी नहीं आई। तो यस, चैलेंजेस थे, उनसे ओवरकम किया है, और अब हम इतने स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। हमने बहुत सारे लेबर चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे प्रोफेशन में, क्योंकि आप टोटली लेबर पे डिपेंड है। तो लेबर को भी हम लोग बिल्कुल एक कॉर्पोरेट में जिस तरीके से वन वन होते हैं लेबर्स के, ऑल्दो दे आर इलिटरेट, और उनके वन वन्स होते हैं, उनसे एक बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनको प्रॉपर घर का सदस्य बना के हमने रखा हुआ है। उनके साथ हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर तरीके से, मतलब हमारे आज घर के मेंबर है लेबर्स भी हमारे। गाय जिस तरीके से आज हमारा परिवार, पहले मैं, मेरे माताजी पिताजी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा भाई, उसके वजह आज हमारा 160 का परिवार है। तो हमारा गाय भी आज हमारे परिवार का हिस्सा है। हम एक एक गाय को नाम से डिनोट करते हैं, हर बच्चे को हम नाम से बुलाते हैं। हर गाय से मैं डेली, मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में एक बार हर गाय तक पहुंचूं, उसके साथ एक रिलेशन बनाऊं, मतलब वो मुझे समझे, मैं उसको समझूं। तो मुझे अल्टीमेटली पता भी चल जाता है, गाय का फेस देख के पता चल जाता है बहुत सी बार कि इसको कोई तकलीफ है। मैं फेस देख के ही बता देता हूँ कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से हुई है, ठीक। और अब हम स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, हमारा काम सारा स्ट्रीमलाइन हो चुका है पूरा का पूरा। हमने परिवार में ही सबने काम बांट लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेरे फादर देखते हैं, जो यहाँ गौशाला फार्म बेस होते हैं,
सुबह 4 बजे से मेरे पिताजी उठ जाते हैं, सुबह 9 बजे तक पूरा सप्लाई देखना, मिल्किंग पापा के अंडर होता है मॉर्निंग का, वो सारा मेरे पिताजी देखते हैं। मैं 9-10 बजे मंदिर वंदिर सब पूजा अभिषेक पाठ करके लगभग 10, 9:30 10 बजे तक मैं गौशाला आता हूँ। फिर गौशाला पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहता है, स्टॉक का, गौशाला मैनेजमेंट, गायों का ट्रीटमेंट, ये सब मैं देखता हूँ। और मेरी वाइफ पूरा कस्टमर हैंडल करती है। बैंकिंग पूरा हिसाब पूरा मेरी वाइफ के पास है। बैंक का ऑडिट हमारे गौशाला का, रिटर्न्स हमारे गौशाला के, कस्टमर फीडबैक्स, ये सारा बिलिंग, ये सारा मेरी वाइफ देखती, कलेक्शन वगैरह एवरीथिंग। तो हमने काम बांट लिए सब, पूरा परिवार मिलके इस काम को करते हैं, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री चल रहा है पूरा के पूरा है। एक जने के बस का नहीं होता है कि आप सोलली इसको मैनेज कर सके इतने बड़े परिवार को, इसलिए हम पूरा परिवार मिलके इसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। बहुत मुझे ये जान के और भी अच्छा लगा और ताज्जुब भी हुआ कि आपका फैमिली बिजनेस नहीं और आपने चूज किया। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप था कि जब एक प्रोफेशन जिसमें आप राजा हैं उसको छोड़कर आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया जिसमें कोई बेसिक नॉलेज नहीं थी। तो या ऐसे में आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, क्योंकि अक्सर परिवार आपको हमेशा सपोर्ट नहीं करता जब आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लें लाइफ में। तो ऐसे में आपके परिवार का क्या रिएक्शन था कि आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो कितने सपोर्टिव थे आपके लिए? मेरे पेरेंट्स तो ऐसा था कि पापा मम्मी की भी इच्छा थी कि एक बेटा घर आ जाए, तो दे आर सपोर्टिव। बट मेरे इन लॉज आर नॉट हैप्पी, बिकॉज जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी तो मैं एक बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर एक रेस्पेक्टेबल जॉब पे था, बहुत सीनियर पोस्ट पे था। तो उनको ये था कि यार आप ये जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आप ये गाय गोबर का काम क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनकी नाराजगी थी। मेरी वाइफ का भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा था कि हम ये क्यों सोसाइटी, ये मतलब गुड़गांव जैसे मल्टी डेवलपिंग सिटी में रह रहे थे हम, सब कुछ मॉल सब चीजें, से हम बांसवाड़ा में क्यों आए। तो थोड़ा सा नाराजगी थी, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज सभी को लगभग 1-1.5 साल के अंदर अब चीजें, 2 साल के अंदर अब चीजें अच्छी हुई, तो सभी को, मेरे इन लॉस भी अब काफी खुश हैं। मेरी वाइफ तो पूरी तरह से हमारे इस प्रोफेशन में पूरा मदद करती है, पूरा उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जॉब हमारे एज ए एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है, हमारी गौशाला रजिस्टर्ड भी है, जीएसटी नंबर, हमारे जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल होते हैं, उसमें एज ए एम्प्लॉय है, मतलब फाइनेंशियल पूरा हेड है, उसको पूरा उसी के पास है। तो हाँ, चैलेंजेस थे, पेरेंट्स वगैरह नहीं माने थे टिया के, मेरी वाइफ के, पर अब दे आर हैप्पी। तो ये थोड़ा सा था। बट वाइफ को कंसर्न था कि गुड़गांव में जो बच्चों का एजुकेशन मिलेगा वहां यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें तो कन्विंस करना थोड़ा ठीक था। और ऑब्वियसली मैं, मेरा ब्रदर, हम लोग सब, पढ़ना तो बच्चा कहीं पढ़ सकता है, हम यहाँ पढ़ के भी, मेरा भाई आज लंदन में बैठा है, मैं भी काफी सीनियर पोस्ट से जाके वापस आया हूँ। तो वो तो बंदे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है, कहाँ कैसे पढ़ता है। बट हाँ, आज बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये है कि वी एवरीबॉडी आर सो हेल्दी। आज मतलब ये जो इस गाय का दूध अमृत जो है, इक्वलेंट टू अमृत के समान है, उसे पी के आज मेरे बच्चों की ग्रोथ, हम सभी का हेल्थ, मेरे माताजी पिताजी का हेल्थ, मतलब मेरे पिताजी को आज मुझे हैं, आज 70 ईयर्स के हैं, पर आप अगर दौड़ेंगे तो सुबह 5 बजे से पीछे खेतों में घूमते पापा गमबूट्स पहन के मेरे। तो मतलब हेल्दी रहते हैं, इन शॉर्ट कहने का मतलब इसमें उनकी हेल्थ भी 10-15 साल उनकी उम्र बढ़ गई, तो उनका हमें 10-15 साल और आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा, पेरेंट्स का साथ ज्यादा मिलेगा, तो बेटर है। नाउ एवरीबॉडी सो कन्विंस नाउ। और ये भी होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप प्रोफेशन शुरू करते हैं, अब मुझे स्टार्टिंग के 2 साल बहुत टेंशन रहता था कि कहीं मैं इस प्रोफेशन में अगर फेल हो गया तो फिर ये सबकी जो नाराजगी थी वो सब पॉइंट आउट करेंगे कि तेरे को पहले ही कहा था तो ये काम मत कर। तो ये मेरे ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर था स्टार्टिंग में कि मुझे इस प्रोफेशन के अंदर सक्सेस होना है। प्लस इसके साथ जो लोकल पशुपालक या जो गौ सेवक आते थे उनका मुझे एक सजेशन था कि सर अगर आप इसके अंदर फेलियर हुए तो कोई भी देशी पशुपालन करने का काम नहीं करेगा, लोग आपको एग्जाम्पल बना देंगे कि देखो उसने नौकरी छोड़ के काम किया था और फेल हो गया। तो वो मुझे इस प्रोफेशन के अंदर सक्सेस होने का अगले, जब ये चालू करा तो पहले 2-3 साल मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो ऑफ कोर्स मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा, और उस मेंटल स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा बाल वाल सब वाइट हो गए इतना टेंशन लिया मैंने स्टार्टिंग में। तो हाँ, पर आज उस पोजीशन पे है कि पूरा दिन रिलैक्स रहता है, आज पूरा स्टाफ पूरा मैनेज है, चीजें स्ट्रीमलाइन है, कस्टमर सपोर्ट है, विश्वास है लोगों का,
आज बांसवाड़ा में जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप कलेक्टर, जज साहब या हमारे एमएलए साहब है, कोई भी, सभी क्या हमारा ये विश्वास से दूध लेते हैं, विश्वास से दूध जाता है। केवल हमारे संभाग के आईजी मैम वो भी हमारे यहाँ का दूध पीते हैं, तो सभी क्या हमारा दूध जाता है। और आज बांसवाड़ा में हमारा एक अच्छा नाम है और एक लोगों का विश्वास है। जी अनुकुल जी, आपने जो अपना सफर शेयर किया अभी हमारे साथ, उसमें सबसे पहले तो हमें मतलब आपका ये डिसीजन लेकर इतनी हमें खुशी फील हो रही है। आपका जो अंदर का एहसास है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी खुशी हो रही होगी। लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जब आपने डिसीजन लिया पेरेंट्स के पास आने का, और आपका पेरेंटल बिजनेस भी ये नहीं था, तो आपने ये गाय पालन को ही क्यों चूज किया? इसके पीछे क्या कारण था? गायों के प्रति मुझे शुरू से बहुत लगाव था। जी और मतलब एक देसी मतलब ये मेजर ये शुरू करने का काम तो ऐसा था, माता जी के पास आशीर्वाद लेने गए थे, हमारी पूर्णमती माता जी के पास। जी और हमने एक जमीन खरीदी थी बांसवाड़ा के एकदम सिटी से टेल पे। और हमारी इच्छा थी कि हम साल भर का वैसे काफी दान देते थे गौशालाओं के अंदर। तो गौशाला का कोई मैनेजमेंट पसंद नहीं आता था, अपन उधर वहां पे दान देने के बाद भी अपनी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो हमने जमीन ली थी और हम माता जी को बस ये बोलने गए थे कि माता जी हम तो ये जमीन ली है और इस पे हम शेड बना के और एक लेबर स्टाफ रूम बना के गाय रखेंगे, इधर गाय लाएंगे, इस चीज का आशीर्वाद, गाय लाना है यहाँ पे। तो माता जी ने, उस टाइम तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, और हमारे जो गुरु माता जी, पूर्णमती माता जी ने बोला कि आप गाय लाओ, देसी गाय लाना। माता जी ने कहा देसी गाय लाओ, खुद शुद्ध दूध पियो, साधुओं को, मुनिया, हरचर्या के लिए शुद्ध दूध दीजिए, और जो बचे उसका व्यापार कीजिए। जी तो ये जो उन्होंने बोला ना व्यापार कीजिए, तो बस उसी में पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ। उनके गुरुवाणी में बस एक कुछ मिल गया संकेत और हमने शुरू कर दिया है। ये तो आप अदरवाइज उससे पहले ना मेरे कोई आने का प्लान था बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो एरिया है यहाँ पे, अ, वैसे तो ट्राइबल बेल्ट है पूरा, यहाँ पर आके कोई नया प्रोफेशन ऐसा चालू करने का कुछ, मेरे फादर मदर दोनों, पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मम्मी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, भाई भी जॉब पे था, उसने आईआईटी से बीटेक किया, वो भी जॉब पे था। तो मतलब ऐसा कोई पेरेंटल बिजनेस नहीं था बांसवाड़ा में। तो पहले हम यही सोचते थे कि पापा मम्मी को हमारे पास बुला ले वहां पर सिटी में, पर पेरेंट्स को वहां पे हमेशा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनका सर्कल यहाँ पे था पूरा। तो बस वो माता जी की गुरुवाणी में कुछ था जो हमें उसमें एक संकेत मिला और हमने ये प्रोफेशन चुना। अदरवाइज उससे पहले कोई क्लू नहीं था कि मैं क्या करूंगा, सोचा भी नहीं था कि मैं क्या करूंगा। जी। अब एक एस्पेक्ट आ गया हमारा रिलीजियस, हमारा पैशन। दूसरा एस्पेक्ट आ गया हमारा मेडिसिन। गाय माता की गोबर से, गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। आपने जैसे बताया आपके फादर साहब के बारे में, आपके फादर साहब भी बहुत हेल्दी हैं। आप गाय का दूध लेते हैं, गाय वो पीते हैं, गाय का पालन करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। आपने बताया उनकी 15 साल की उम्र और बढ़ गई है। 15 साल का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सब स्वस्थ रहें, ये बहुत बड़ी बात है। चलते फिरते रहें, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी आपके साथ हो गया, क्योंकि आपके ऊपर एक आशीर्वाद बना हुआ है। आपकी माता जी का, आपने जैसे बताया, गुरु माता जी का आशीर्वाद बना हुआ है और उन्होंने आपको गाइड किया। आप मेडिकल फील्ड में भी क्या अपनी सेवाएं कुछ करते हैं? हम हम लोग जैसे कि हमारे पास काफी सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, हम्म, कैंसर पेशेंट है जिनको जो तकलीफ होती है, जो अल्टीमेट, मतलब मेरा मानना है कि आपको जब, अंत शरणम तो गाय ही है, देसी गाय ही है अंत शरणम। आपको कोई भी डिसीज हो, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ आना चाहेंगे, एलोपैथी से परेशान होके, तो उसमें 90% मेडिसिन जड़ी बूटी और गाय से ही बनती है। तो बहुत सारी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कैंसर पेशेंट आते हैं जिनको हम गोमूत्र देते हैं, ताजा लेकर तुरंत का गोमूत्र, जो कि तुरंत का रिसीव करके देते हैं हम, जिससे उनकी बहुत सारी मेडिसिन गोमूत्र काढ़े में बनती है। और काफी लोगों को तो फायदा हुआ है। मतलब एक पर्सन को स्टमक कैंसर था, उसको गोमूत्र आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ लेना था, तो उसे वो कंप्लीटली क्योर हो चुके हैं। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, सूर्यासिस के थे, उनको पूरे शरीर पे मतलब जॉइंट्स में फफूंद बनते थे। वो बोलते थे हमने अहमदाबाद जाकर इतनी मेडिसिन ली कि हमें, वो बोले थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हमने इस पे खर्च कर दिए,
पर जा नहीं रहा था उसका दाग। मुस्लिम थे वो जो आए थे हमारे पास। तो उसके बाद हमने उनको गोमूत्र ताजा लेके दिया और उनको रिकमेंडेड किया था कि आप वो गोमूत्र नहाने से पहले डेली स्किन पे लगाकर अच्छे से 15 मिनट थोड़ी देर रखना है, जहाँ पे आपको फोले हो रहे हैं, जहाँ पे सड़ रहा है जिस जगह पे। और उसके बाद फिर आपको जो मेडिकेटेड सॉप है उससे आप नहा लीजिए। आप मानेंगे नहीं, लगभग विद इन 1 मंथ उनको कंप्लीटली क्योर हो गया। और उसने आके मुझे बताया कि मैंने इसमें इतने पैसे खर्च कर दिए और पिछले काफी साल से मैं इसके लिए परेशान था। और उनकी आस्था, बीइंग मोहम्मदन ऑल्सो, उनकी आस्था भी गाय के प्रति बहुत बड़ी, और उन्होंने फिर दूध भी चालू किया हमारे यहाँ से। तो ऑफ कोर्स मेडिकेटेड पर्सन बहुत है, बहुत सारे हमारे कस्टमर है ऐसे जिनकी न्यूली बॉर्न बेबीज है पर जिनकी माँ को दूध नहीं आता है। हम्म। तो माँ को दूध नहीं आता है तो इस दूध को इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क कहा जाता है। तो वो ये दूध पी रहे हैं तो बच्चे अच्छे से जन्मे हुए बच्चे से लेके 80 साल के जो बूढ़े हैं, जो लैक्टोस इंटॉलरेंट, सभी को फायदा हो रहा है। पर हाँ, हम किसी मेडिसिन नहीं बना रहे हैं इसकी अभी। जी। हम कोई मेडिसिन नहीं यूज कर रहे हैं। हम इसका जो गोबर रहता है वो हमारे पास गोबर की इतनी डिमांड रहती है कि हमारे पास लाख लाख रुपए एडवांस रहते हैं लोगों के गोबर के। मतलब अभी बारिश है तो बारिश में गोबर नहीं उग पाता है, तो जो बारिश के अंदर गोबर बहुत ज्यादा पानी से फर्मेंटेड हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो उसके लोग पैसे एडवांस देके रखते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ गोबर भी हम उठाते हैं तो काफी साफ सुथरी प्रक्रिया से हम प्रोसेस बहुत क्लीन रखते हैं, जिससे कि गोबर के अंदर ज्यादा चारा ना हो, कचरा ना हो। तो हमारा गोबर बहुत अच्छे दामों पे किलो बिकता है, बहुत अच्छे दामों में बिकता है। और पूरे साल में जितना गोबर नहीं होता उससे डेली हमारे पास बुकिंग रहती है गोबर की। तो कहने का मतलब, अगर आप मैनेज वे में कोई काम करते हो तो लोग डेफिनेटली उस पर अप्रिशिएट करते हैं और आपको उनका कॉपरेशन मिलता है और आपका चीज प्रोडक्ट बिकता है। बस आपको मैनेज वे में कैसे करना है वो आपको उसके साथ डील करना आना चाहिए। हमारी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। हम्म। हम गोबर भी जरा भी वेस्ट नहीं करते क्योंकि उसका भी हमको पूरा पैसा मिल जाता है। दैट्स इट। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाय माता का गोबर को भी पूजा जाता है, गोबर की दवाइयां बनती हैं। तो ये एक इसमें हम वेस्ट वर्ड यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ हमारी एक धारणा जुड़ी है, एक प्यार और एक रिस्पेक्ट जुड़ा है, एक मान्यता जुड़ी है। तो अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है, क्योंकि अभी तक क्या था, जितना भी चाहे वो गौ पालन कह लीजिए या दूध का प्रोफेशन कह लीजिए, यहाँ पे अक्सर वो लोग जुड़े हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो आप एक हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं और आप इस प्रोफेशन के साथ अब आप पैशनेटली जुड़ गए हैं। तो जो आपका पैशन, प्रोफेशन से पैशन का सफर आपने तय किया और उसको अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, तो अब आप आने वाली जनरेशन या जो अभी यंग जनरेशन है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस प्रोफेशन के बारे में? एडवाइस तो सर ऐसा है कि मतलब डेफिनेटली पशुपालन एक अच्छा प्रोफेशन है अगर आप इसको मैनेज होने करें, और डिमांड भी बहुत है आपके पास। आप डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे, इतनी डिमांड है आपके पास। जी। पर मेरे राय ये रहेगी कि एक बार आप कॉर्पोरेट में जॉब जरूर करिए, दुनिया जरूर देखिए, क्योंकि जॉब से हम बहुत चीजें सीखते हैं लाइफ में। हमें अपना करियर, भले ही आप कोई प्रोफेशन चुने, पर पहले जॉब से एक्सपीरियंस ले। आप जब तक घाट घाट का पानी नहीं पिएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से इंटरेक्शन करना, जॉब में प्रेशर में काम करना, ये सारी चीजें जॉब आपको सिखाता है। तो डेफिनेटली आप जॉब करिए। अल्टीमेट प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो जॉब से आपको जो लर्निंग होगी उसे अपने इस प्रोफेशन में इंप्लीमेंट करिए, तो जॉब आपके काम आएगी। और प्रोफेशन में आप थोड़े समय बाद उतरेंगे तो उसकी लर्निंग इसमें काम आएगी, और इसको अगर मैनेजमेंट में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और अर्निंग भी बहुत अच्छी है, बेटर देन जॉब आपको अर्निंग मिलेगी अगर आप इसके अंदर लगते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो आप अपने परिवार को ही पूरा समय दे सकते हो। आज मैं पूरा समय, हमने फार्म पे एक घर बना लिया है, फार्म हाउस बना लिया है पूरा यहाँ पर। तो हम लोग सुबह मंदिर जाके, मेरे बच्चे वहां हमारे सिटी वाले घर से स्कूल जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ सुबह मंदिर से निपट के दोनों साथ में आते हैं यहाँ पे। फिर मेरे बच्चे यही फार्म पे आ जाते हैं स्कूल से सीधा। मैं अपना पूरा समय बच्चों को देता हूँ, परिवार को भी पूरा समय देता हूँ। नीचे गौशाला है तो नीचे गौशाला भी पूरा समय देता हूँ। स्टार्टिंग के 3 साल, शायद मेरा बच्चा 3 साल क्या है, वो मुझे पीरियड पता नहीं चला। वो मेहनत, मतलब एक स्ट्रगल ड्यूरेशन था। पर आज इस स्टेज पे है कि मैं अपना पूरा समय परिवार को भी देता हूँ, फैमिली फंक्शंस में भी जाता हूँ, और अच्छे से अपना जीवन भी अच्छे से, मतलब है ना कि लाइफ बैलेंस लाइफ जी पा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करके जी पा रहा हूँ मैं।
तो स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा चैलेंज रहेगा, मेहनत करिए, चीजें अच्छी हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तो फिर आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। नौकरी से बेटर आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनेंगे, आप एम्प्लॉय देंगे, लोगों को जॉब देंगे। आज हमारे से 15-16 परिवार हमारी गौशाला से जिनके घर चल रहे हैं हमारे साथ, तो गायों से 16-17 परिवार, हमको मिला के 17 परिवारों का घर चल रहा है। तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होता है, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जी तो मैं न्यू जनरेशन के लिए यही सजेशन है कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस लेके आप एम्प्लॉयर बनिए। ऐसा अच्छा कोई भी प्रोफेशन चुनिए, उसमें आप मेहनत करिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। थोड़ा समय लगता है, स्टार्टिंग के कुछ समय टेंशन भी होता है, चैलेंजेस भी आते हैं, पर उससे ओवरकम अगर आप लगे रहेंगे तो आप उससे ओवरकम भी कर जाएंगे। जी। एक हमारे एक हमारे ऑडियंस बोलिए अभी सर। जो हमारे नए जनरेशन है, जो आपसे इंस्पायर होके गौ पालन में आना चाहे, और जिनका भी आप सिचुएशन भी आप ही की तरह हो, जो बिल्कुल भी जीरो हो एक्सपीरियंस के मामले में, नॉलेज के मामले में, लेकिन हाईली एजुकेटेड हो, तो उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कोई अगर गौ पालन का ही शुरू करना चाहे और बिल्कुल नॉलेज ना हो, जैसे आप एकदम से बैंकिंग से गौ पालन में आए, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, तो ऐसे में ऐसे ही आपके जैसे भाइयों को आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे कि कैसे की शुरुआत की जो स्ट्रगल है, जो शुरू करने की जो अक्सर शुरुआत स्ट्रगल होती है, वो सबसे ज्यादा होती है कि कैसे शुरू किया जाए और कहाँ से शुरू किया जाए? तो ऐसे अपने भाइयों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो न्यू जनरेशन इस काम में आना चाहते हैं उनके लिए मेरी राय ये है कि आप छोटे से शुरू करिए। पहले पहले 4 से 5 गाय लीजिए, पहले दो दो करके लीजिए, 2 गाय लीजिए, 4 लीजिए, फिर 2 और लीजिए, फिर 2 और लीजिए। और आप एक गाय के साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करिए, ट्यूनिंग चेक करिए कि आप पहले गाय के साथ अपनी एक कनेक्टिविटी बनाए, कस्टमर बेस तैयार करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दे, प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर पूरा लगाए, और एकदम ज्यादा पैसा ना लगा दे इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप पैसा लगाइए इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप जो चैलेंजेस आए उनसे स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करिए। अगर आप शुरू से ही अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बहुत सारी गाय एक साथ ले आएंगे और फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप नए हैं, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है इस टाइप का, आपका पारिवारिक मतलब ऐसा कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, और साथ में कस्टमर बेस भी बढ़ाना चाहिए कि कस्टमर के साथ आपका मतलब उनका ट्रस्ट आपको जीतना है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। आपका माउथ पब्लिसिटी अच्छा हो, उस तरीके का आपको कॉन्फिडेंस उनका जीतना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए, रेदर देन एकदम बहुत सारा पैसा लगा देना, बहुत सारी गाय ले आना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है। जी अनुकुल जी, सवाल तो और भी हैं, लेकिन आज हमें समय अलाउ नहीं कर रहा है, और अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया। आपका जो मैसेज है यंग जनरेशन के लिए, तो उनको बहुत ही मोटिवेट, आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी, आपकी बहुत मोटिवेशनल थी, और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा। और जो लोग, क्योंकि गाय हमारी माता के समान है, हम गाय को अपनी माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और ये हिंदू समाज के या हिंदू धर्म में पुराने शुरू से जमाने से ही गाय को पूजा जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान थे, उनका गाय के साथ संबंध है ना। तो हमारे पुराने समाज में पुराने गाय को शुरू से ही पूजा जाता है, और ये हमारी माता भी है, और हमारे लिए धार्मिक भी है, और मेडिकली भी। जो चाहे वो घी ले लीजिए, गाय का गोबर ले लीजिए, गाय गौमूत्र ले लीजिए, हमें हर तरफ से सेहत, मतलब एक माँ का आशीर्वाद ही मिलता है हर रूप में। तो आपका एक बहुत बड़ा ये स्टेप जो आपने लिया, ये सराहनीय है। हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है, क्योंकि अक्सर गौ पालन में लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं सब। भले ही गाय हमारी माता है, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको प्रोफेशन अपनाना हो तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो आज आपके इस इंटरव्यू से वो सब मोटिवेट होने वाले हैं, और वो अपनी इस इच्छा को भी आगे रखकर गौ पालन के लिए
आगे बढ़कर अपना प्रोफेशन और पैशन को इकट्ठा चूज करेंगे ताकि अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके, लोगों का, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। जी जी। हमने है ना डेफिनेटली गाय का रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है अपनी लाइफ में। हमारे यहाँ बहुत लोग पूजने भी आते हैं गाय को। हमारे जी यहाँ हम पूजने के लिए भी सारी व्यवस्था देते हैं ताकि एक पर्सन आराम से गाय के पास जाकर जो उसको जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज करनी है पूरा ध्यान रखे। हम गौशाला को यहाँ पे एज गो मंदिर मानते हैं। हम यहाँ पे जरा भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ अलाउ नहीं करते हमारी गौशाला बाउंड्री के अंदर। हमारे स्टाफ भी किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं यूज करता। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट ये सारे हमारे गौशाला प्रीमाइसेस के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। पर हमने लोगों को गाय को रिलीजियस से ज्यादा गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं, गोबर, गोमूत्र और दूध, हमने कभी भी रिलीजियस वे में गाय को हमारे प्रोडक्ट को मतलब पब्लिश वो गाय का दूध ही इतना अपने आप में इतना क्वालिटी है कि आज लोग इतना समझ रहे हैं देसी गाय के दूध से और लोगों को इतना फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स लोगों को हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं, इसलिए हमारा कंटिन्यू हमारा ग्राफ आज 35 लीटर से 240 लीटर और 100 लीटर वेटिंग है। तो मतलब 300 350 लीटर का टोटल हमारे पास डिमांड है जो हम नहीं मीट कर पा रहे। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिल्क। जो दूध की क्वालिटी है, जो उसके अंदर मेडिकेशन प्रॉपर्टीज है, जो उस दूध से लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं, इस कारण रिलीजियस बेनिफिट है डेफिनेटली हमारी लाइफ में गाय से, देसी गाय से। पर मेडिकेशन, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम हमेशा उसके जो दूध के फायदे उसी से मार्केट करते हैं। हम कभी भी रिलीजियस वे पे बात मतलब कस्टमर को जब हम कन्विंस करते हैं तो हम गाय के दूध से होने वाले फायदे से ही कन्विंस करते हैं। जिससे नहीं कि बिल्कुल। वरना लोगों को गाय कभी भी, अगर आप उसके प्रोडक्ट से अगर उसको मार्केट करेंगे तो गाय कभी भी आप पे डिपेंड नहीं रहे। मतलब आप गाय हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी। गाय अपना खर्चा खुद निकालने के लिए एफिशिएंट है। गाय अपना खर्चा भी निकाल सकती है और जो उसे पाल रहा है उसको उसका खर्चा और उसको एक लाइफ अच्छी दे सकती है, लग्जरी लाइफ तक दे सकती है। तो गाय के अंदर इतनी इतनी ताकत है एक देसी गाय के अंदर। आपकी आपकी इस बात को मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कि गाय को तभी माता का रूप दिया गया है कि वो अपने तभी बच्चों का माता, ख्याल करे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक राइट। माता जिस तरह से अपने परिवार का या अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनको सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं देती है, वैसे ही गाय माता अपने पालन, जो गाय का सेवा करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, तो उनको फायदा देती है, उनको आराम देती है, उनको सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं अलग अलग जरियों से। तो मेन बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी को सामने रख के, गाय माता का वो सामने रख के आप बिजनेस करें, ऐसा नहीं है। वो तो एक भावना है जो हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी आपकी भावना से, प्यार वाली भावना से, है ना। तो तो अब हम वो चीज को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोफेशन आपने चूज किया वो एक भावना, उसमें कोर ड्राइव जो है आपकी भावना ने किया, आपकी फीलिंग ने किया। वरना बैंकिंग सेक्टर से गौ पालन में आना आसान नहीं है जब तक आपकी भावना ना हो, है ना। तो आप उस भावना से, उस रिस्पेक्ट से, तभी उसको पैशन का नाम मैंने दिया। मैंने प्रोफेशन नहीं बोला, मैंने पैशन बोला, बाद में बोला। मैंने आपको बोला आपकी प्रोफेशन से पैशन, फिर पैशन से पैशन, प्रोफेशन, है ना। तो वो जो आपकी जर्नी है बिल्कुल उलट हो गई। जहां आप पैसे के लिए भागते थे, अब आप पैसे के लिए नहीं भागते हैं, प्रोफेशन से पैशन में आ गए। मतलब पैशन मतलब जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका रिस्पेक्ट है, जिससे आपका दिल लगता है, वो आपका पैशन है। आपने वो किया तो आपको आशीर्वाद मिला आपकी माता जी से, जो आपकी गुरु माँ है। उसके बाद गाय माँ से आपको आशीर्वाद मिला। आपका बिजनेस इतना चला, आपने 2 गाय से शुरुआत की। आज आपने जैसे बताया 154, आपने बताया 154 गाय का परिवार है आपका। तो वो जर्नी एक बरकत वाली जर्नी है, आशीर्वाद वाली जर्नी है। और इसमें कहीं भी पैसा नहीं है आपके दिमाग में, आपका प्यार है, आपकी सेवा भावना है। तो आपका वो पैशन से प्रोफेशन में आया कि आपकी सेवा भावना से आपका फाइनेंस रिलीज हुआ, आपका फाइनेंस जनरेट हुआ, तो आपका वो पैशन से प्रोफेशन हुआ। अदरवाइज आपका जो ये बिजनेस है आज की डेट में, ये आपका पैशन ही ड्राइव कर रहा है। तभी आपने जब ये शुरुआत की, मैंने बोला कि इतना आसान जर्नी नहीं थी बैंकिंग सेक्टर से गौ पालन में आना। आपने बताया कि आपके इन लॉज वाले एग्री नहीं थे, क्योंकि कोई भी नहीं होगा कि यार मेरी बेटी, जिसको मैंने बैंकिंग वाले को ब्याही थी और वो लंदन तक
गए ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरा वर्ल्ड ट्रिप ही हुआ गया आपका। तो वो एकदम से गांव में जाएगी, गोबर वगैरह ये नहीं देखते, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन उसके बाद ये आशीर्वाद ही है कि सारे फिर से खुश होके इकट्ठा हो गए और जुड़ गए आपके साथ खुशी तो खुशी। जब सभी खुशी खुशी आपके साथ चलते हैं, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद ही नहीं होता। तो ये आपके साथ गुरु माँ का आशीर्वाद भी है, गाय माँ का आशीर्वाद भी है, जो आपको ड्राइव कर रहा है। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, और एफआईआई की तरफ से आपको जो भी आपको कभी सपोर्ट चाहिए, आपको पूरा साथ मिलेगा। एफआईआई आपके साथ है, पूरा एफआईआई का परिवार आपके साथ, आप ही का परिवार है। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज आपको हमारे अनुकूल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। आपको कोई भी सवाल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है गौ पालन के बारे में, या अनुकूल जी से आप कुछ और पूछना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी, और अगले हफ्ते हम आपके समक्ष पेश होंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, हमारे भारत की सीरीज में। तो तब तक के लिए नमस्कार।